नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज बात करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव की। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ उम्मीदवार हैं तो विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा हैं। मार्गरेट अल्वा ने आज नामांकन भी कर दिया। इस तरह से साफ है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव होगा। जाहिर तौर पे उपराष्ट्रपति की जब हम बात करते हैं तो संवैधानिक दृष्टि से अहम पद है। दूसरा अहम पद है ये राष्ट्रपति का चुनाव भी इस समय देश में चल रहा है, मतदान हो चुका है और उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 6 अगस्त को वोट डाले जाएंगे। लेकिन क्या है उपराष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवारी है, चाहे वो एनडीए की उम्मीदवार हो या विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार हो, क्या इसके सियासी मायने हैं? क्या राष्ट्रपति चुनाव की तरह इसमें भी विपक्ष एकजुट हो पाएगा उपराष्ट्रपति के चुनाव में? क्योंकि सवाल केवल उपराष्ट्रपति पद का नहीं है। उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं और राज्यसभा के सभापति होने के नाते सभा का संचालन एक महत्वपूर्ण कार्य है। 3 खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कौशल जी। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सीधे बात करेंगे राज्यसभा के पूर्व महासचिव देश दीपक वर्मा जी से। देश दीपक वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और शुरुआत मैं आप ही से ही करूंगा। देश दीपक जी, उपराष्ट्रपति पद के लिए भी नामांकन हो चुका है। एनडीए और विपक्ष दोनों को उम्मीदवार आमने सामने हैं। जहां तक उपराष्ट्रपति पद की बात है तो उपराष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, जो कार्य है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए मनोज जी, जैसा कि आपको मालूम है अच्छी तरह से कि वाइस प्रेसिडेंट की इंस्टीट्यूशन जी का प्राविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान के आर्टिकल 63 में किया गया है, 63 और 64 में। और उसमें ये बताया गया है कि देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वो वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के अध्यक्ष भी होंगे जी। और ये 2 जो चीज़ें हैं, एक्स ऑफिशियो, चूंकि वो राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं, तो इसकी वजह से उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। और वो महत्वपूर्ण रोल एग्जीक्यूटिव में वो नंबर 2 की पोजीशन में है, वो नंबर 2 की पोजीशन में है जी और एक राज्यसभा में संचालन में उनको जो विपक्ष का है और जो सत्ताधारी दल है, उन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हुए पूरी राज्यसभा को चलाना है और जो बिल और जो और संसदीय कार्य होते हैं उसका संपादन करना है। तो इस तरह से उपराष्ट्रपति की जो पद की जो कल्पना की गई है, जो संरचना की गई है, वो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पद है। और ये कहा गया है कि ये पद, ये प्रॉफिट, इसके अलावा कोई भी प्रॉफिट की पोस्ट वो नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये प्राविधान है कि वो उपराष्ट्रपति के पद पे एक एग्जीक्यूटिव के पार्ट और राज्यसभा के अध्यक्ष की तरफ से एक संवैधानिक व्यवस्था में दोनों पक्षों के बीच सामंजस्य स्थापित करके सदन का कार्य चलाने का कार्य करते हैं। और इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि उप राष्ट्रपति कम अध्यक्ष राज्यसभा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण भूमिका होती है। जी बिल्कुल। और जब राज्यसभा में गणित सियासी दृष्टि से किसी एक दल को बहुमत वाला नहीं हो, हालांकि जो एनडीए है वो सबसे बड़े एक घटक के रूप में वहां पर है, बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में है, लेकिन अभी भी बीजेपी गठबंधन को बहुमत नहीं है। लेकिन कुछ गैर कांग्रेसी दल हैं जिसके साथ बीजेपी कई महत्वपूर्ण सियासी अपने जो बिल होते हैं, जो अपने लक्ष्य होते हैं, उन्हें हासिल कर लेती है। प्रदीप कौशल जी, 2 उम्मीदवार सामने हैं। एनडीए से जगदीप धनखड़ जी हैं और विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा जी। जगदीप धनखड़ जी को चुना जाना कितना अहम आप देखते हैं? क्या वजह उसके पीछे देखते हैं? और मार्गरेट अल्वा जी की जो संवैधानिक और संसदीय यात्रा रही है उसको आप कैसे देखते हैं? दोनों उम्मीदवारों के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कुछ हद तक तो दोनों में समानता आप देख सकते हैं। दोनों अपने जीवन के शुरू के हिस्से में दोनों वकील रहे हैं। जगदीप धनखड़ जी तो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं एक सुप्रीम कोर्ट के और बड़ा नाम है उनका वकील के नाते। दोनों ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी सेवाएं दी हैं
और दोनों राज्यपाल भी रहे हैं जी। राज्यों के। मार्garet एल्वा 3 राज्यों की राज्यपाल रह चुकी हैं। जगदीप धनखड़ जी पश्चिमी बंगाल के अभी तक राज्यपाल थे। तो अगर आप क्षमता की कसौटी पर देखें तो दोनों में विशेष गुण हैं। जगदीप धनखड़ जी बड़े पारंगत हैं संविधान और संविधान से जुड़े हुए विषयों में जी। और राज्यसभा का संचालन करने के लिए जितनी समझ चाहिए संविधान की और राज्यसभा के जो अपने नियम हैं, जो उनकी व्यवस्था है, उसको समझने की, समझाने की, उसको लागू करने की, उस दृष्टि से आप देखें तो उनके पास पर्याप्त अनुभव है, पर्याप्त योग्यता है। मार्garet एल्वा लंबे अरसे तक रही हैं पब्लिक सर्विस में, उनके पास भी बहुत लंबा अनुभव है। शायद 5 चुनाव जीते हैं उन्होंने और लोकसभा में उनकी सेवाएं रही हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल का अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव काफ़ी है। तो दोनों की क्षमताओं का जहाँ तक प्रश्न है, दोनों बराबर के विद्वान लोग हैं और दोनों में पर्याप्त क्षमताएं मौजूद हैं। जी। जाहिर तौर पे दोनों का जो अनुभव है वो अपना एक अलग ही उन दोनों को बनाता है। आप मनोज जी, अगर उपराष्ट्रपति चुनाव की मैं बात करूं, जो राष्ट्रपति चुनाव में तस्वीर उभर के आई, इस उपराष्ट्रपति चुनाव में भी बीजेपी का जो पलड़ा है, जो एनडीए का पलड़ा है, वो भारी दिख रहा है। आप कैसे देख रहे हैं जो तस्वीर उभर के सामने हमारे है? राष्ट्रपति चुनाव में तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन था, जो बाद में धीरे धीरे दूर होने लगा कि जो एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हैं वो उनका पलड़ा भारी होने लगा और बिना नतीजे आए ही लोग मानने लगे कि वो अगला राष्ट्रपति बन जाएंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो ये भ्रम भी नहीं है, क्योंकि इसमें तो केवल सांसद वोट करते हैं और सांसद दोनों लोकसभा और राज्यसभा मिला के भाजपा का पर्याप्त बहुमत है। और जो स्थिति राष्ट्रपति चुनाव में बनी है वो अगर कायम रही तो ऐसे दल जो एनडीए से बाहर हैं उसमें से भी कुछ दलों का समर्थन अगर मिल जाए तो आश्चर्यजनक नहीं होगा जी। इसलिए मुझे लग रहा है कि नतीजे हो सकता है, कोई चुनाव तो चुनाव है, 6 अगस्त को होना है तो कुछ चमत्कार हो जाए, लेकिन अभी तक जो स्थिति है उसमें तो ये लग रहा है कि जगदीप धनखड़ जी अगले देश के उपराष्ट्रपति जी। बिल्कुल, जो मतदान होता है इसकी क्या प्रक्रिया होती है देश दीपक वर्मा जी, क्योंकि हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं, जैसा राष्ट्रपति चुनाव में होता है कि दोनों सदनों के सदस्य के साथ साथ विधायक वोट देते हैं, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में मतदान कैसे होता है, क्या प्रक्रिया इसकी रहती है? आप हमसे कुछ जानकारी साझा करें। देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में बहुत सारी समानताएं हैं और कई सारी भिन्नताएं भी हैं। भिन्नता ये है, पहले मैं भिन्नता की बात करूं कि इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में फेडरल कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए राज्यों के जो विधायकगण हैं उनके वोट का वेटेज और दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर्स का वोट का जो वोट वेटेज है वो बराबर रखा जाता है। उसका एक प्रक्रिया होती है जोड़ने की और अलग अलग एक अलग वैल्यूज होती हैं जी। जिसमें राज्यों की अलग हैं 208 से लेकर 7 तक का, और राज्यसभा के लोकसभा के 700 उनकी वैल्यू होती है। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल उसमें वोट केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य देते हैं जी। और उन सब के वोट की वैल्यू एक होती है, मात्र एक होती है। तो सिंपल मेजॉरिटी के बेसिस पे वो चुनाव जीता जाता है जी। समानता ये है कि दोनों ही चुनाव में जो व्यवस्था रखी गई है वो रखी गई है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यानी अगर 2 से ज्यादा कैंडिडेट होंगे तो उसमें कैंडिडेट्स को अपना प्रेफरेंस का वोट देना होगा, बस अभी भी देना होगा। और प्रेफरेंशियल वोट जब वो देंगे तो उसमें चूंकि एक ही व्यक्ति का चुनाव किया जाना है तो प्रेफरेंशियल वोट के अनुसार वो जैसे जैसे जो आखिरी कैंडिडेट है उस कैंडिडेट को एलिमिनेशन होगा और उसके वोट जो सेकेंड राउंड में, अगर फर्स्ट राउंड में इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता तो सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड इनमें उनके वोट को काउंट किया जाता है जी। और वोट को काउंट करने के बाद उसमें ये निश्चित होता है कि कौन
इसमें मेजॉरिटी को अटेन करता है, फर्स्ट पास द पोस्ट, और उसके बेसिस पे ये चुनाव होता है। तो ये राज्य जो उपराष्ट्रपति है और राष्ट्रपति के चुनाव का ये अंतर है। एक और बड़ा विभेद है, अंतर है कि राज्यसभा में उदाहरण के लिए 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। जी। वो लोग वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं देते हैं, क्योंकि उनका नॉमिनेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता। जी। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो भी वोट दे सकते हैं। तो इस प्रकार 233 जो राज्यसभा के सदस्य हैं और करीबन 12 नॉमिनेटेड राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं, जिसमें से 4 या 5 सीटें अभी खाली हैं, तो वो सारे के सारे वोट दे सकेंगे। और लोकसभा के 543 जो मेंबर्स हैं उन सबको वोट देंगे, और इस तरह से इनका जो टोटल आता है वो इसके इलेक्टोरेट होगा और ये लोग वोट करेंगे। जी बिल्कुल देश दीपक वर्मा जी, और इस हिसाब से जो गणित उभर के सामने आ रहा है, हालांकि इसमें ऊपर नीचे चुनाव है, ऊपर नीचे संख्या हो सकती है। 788 कुल सदस्य हैं, उसमें से बहुमत के लिए 390 चाहिए, और जो एक तस्वीर उभर के सामने आ रही है बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की, बीजेपी के पास अपने ही अकेले 394 हैं, यानी बीजेपी अपने दम पर ही जो उसका संख्या बल है उसके हिसाब से ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में भारी है विपक्ष के ऊपर। अब सवाल ये आता है प्रदीप कौशल जी, जब ये स्थिति स्पष्ट है, तस्वीर साफ है, तो चुनाव विपक्ष ने लड़ने का इरादा क्यों किया? उसके पीछे क्या रणनीति है? नहीं, ये इसको आप सांकेतिक मान सकते हैं। जो पूरा मुकाबला होने जा रहा है वो खुला मैदान नहीं दे रहे, और उसी बहाने भाजपा की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं। और फिर दूसरा प्रयास है विपक्षी एकता का। जी। तो उसमें अभी इनको बड़ी सीमित सफलता मिली है। तो उसमें आप देखते हैं कि जो विपक्षी एकता आधी अधूरी जो बनी है, उसके सूत्रधार शरद पवार हैं। जी। तो कांग्रेस की बड़ी इच्छा थी कि वो नेतृत्व करे भाजपा विरोध की जो राजनीति है उसका, और तृणमूल की नेता ममता बनर्जी की का प्रयास था। तो पहले जैसे हमने देखा कि इससे पहले कि कांग्रेस पहल करती, ममता बनर्जी ने पहल करके और शुरू कर दिया। लेकिन इस बार लगता, और यशवंत सिन्हा जो अंत में उम्मीदवार बने, वो उससे पहले ममता बनर्जी की पार्टी के नेता थे, उसके सदस्य थे। इस बार जो है वो थोड़ा सा कांग्रेस के पक्ष में गया है, क्योंकि मार्गरेट एल्वा कांग्रेस से संबद्ध हैं। और लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि दोनों दल, उनमें आपस में खींचतान है, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस में। जी। दोनों ने प्रस्ताव, जो पहली अपनी पसंद जो है वो शरद पवार को दिखाया। उन्होंने पहल की कि शरद पवार जो है वो राष्ट्रपति पद के लिए जो सांकेतिक विरोध है उसके लिए वो आगे आए। जब उन्होंने सहमति नहीं दी, तभी दूसरे नामों पर विचार हुआ। दोनों के विषय में जो विपक्षी दलों की बैठकें हुई हैं वो शरद पवार के घर पे हुई हैं। जी। और उन्होंने कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच में पुल का भी काम किया है। तो पहली बार ममता बनर्जी के पक्ष में जो पूरा कांग्रेस का भी समर्थन लिया, इस बार उनका समर्थन लिया। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी जो है उसने काफ़ी हद तक प्रयास किया कि कांग्रेस से अपनी दूरी बनाए रखें। काफ़ी अंत में आकर के उन्होंने यशवंत सिन्हा का समर्थन किया। परसों जो बैठक शरद पवार जी के घर पर हुई, उस बैठक से भी अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी ने दूरी बनाई रखी। जी। तो अब मुझे लगता है उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, अंत में समर्थन देंगे। तो ये एक खास उसका फीचर रहा है विपक्ष की राजनीति। जी बिल्कुल मनोज जी, अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति चुनाव की, एक बात करूं, अगर राष्ट्रपति चुनाव का जो मत संख्या थी उसके हिसाब से बीजेपी को और गठबंधन को 13,000 वोट कम थे, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी की उम्मीदवारी के बाद वो दायरा बढ़ता गया, और दायरा इतना बढ़ता गया कि विपक्षी खेमे में टूटन हुई, बिखराव हुआ। कई दल ऐसे जो राज्यों में कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे हैं, वो केंद्र में द्रौपदी मुर्मू जी के समर्थन में खुलकर सामने आ गए। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में इस विपक्षी एकता को आप
कैसे देखते हैं? क्योंकि सवाल ठीक है, राजनीति में, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन क्या विपक्षी एकता जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसके बारे में सुनते हैं, क्या वो इसमें हमें एकजुट विपक्ष देखने को मिलेगा? नहीं, वही जैसे अभी प्रदीप कौशल जी ने कहा, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि वो राष्ट्रपति चुनाव में जिन दलों ने एनडीए उम्मीदवार का साथ दिया, उसमें से कई दल इस बार जो बैठक हुई उपराष्ट्रपति के लिए उसमें शामिल नहीं हुए जी। इसका मतलब अभी है कि विपक्षी जो एकता की जो कोशिश की गई, चाहे सांकेतिक ही सही, उसमें बहुत सफलता अभी तक मिलती नहीं दिख रही है। हाँ, ये जरूर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसने खुलेआम, जो कांग्रेस के साथ जिसकी सरकार चल रही है झारखंड में, जो खुलेआम उसने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन किया है, या जो सबसे बड़ी नेता उसमें बन रही थी ममता बनर्जी, जिनके दल के ही व्यक्ति यशवंत सिन्हा जी उम्मीदवार बने थे राष्ट्रपति के, वही बाद में एग्रेसिव होकर चुनाव प्रचार करना छोड़ दिया राजनीति के चलते, या कई दलों ने खुलेआम, अब जैसे बीजू जनता दल का तो शुरू से ही ऐसा नहीं था स्टैंड कि वो विपक्षी एकता के साथ में है या दूसरे दलों का। मुझे लग रहा है कि इस चुनाव में भी, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी, ये स्थिति आखिर तक बनी रहेगी और इसका लाभ एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को मिलेगा। और हम लोग जो अनुमान लगा रहे हैं जी, उस अनुमान से ज़्यादा वोट मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, जो वातावरण अभी देश में बना है। क्योंकि जो छोटे छोटे दल हैं, जिनके एक सदस्य, एक सांसद लोकसभा में है, 2 सांसद राज्यसभा में, ऐसे दल अपने को सरकार से डिसोसिएट करना आसानी से नहीं चाहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अब ये तो बाद के दिनों में, लेकिन अभी तक जो वातावरण दिख रहा है उसमें मुझे लग रहा है कि कई दलों का अघोषित रूप से, जिनका अभी एनडीए के साथ अलायंस नहीं है, उनका भी समर्थन मिलेगा। बहरहाल चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, इसमें चुनावी प्रबंधन की बात की जाए तो राष्ट्रपति के चुनाव में चाहे गठबंधन को बनाए रखने की बात हो या बात दूसरे अपना समर्थन बढ़ाने की बात हो, जो बीजेपी के रणनीतिकार थे उनका एक प्रबंधन बेहतर सामने उभर के आया और इसलिए क्रॉस वोटिंग की जो खबरें थी वो अधिक उन राज्यों से उभर के आई जहां पर कांग्रेस में ज़्यादा सेंध लगी। खासतौर से उड़ीसा की बात करूं, झारखंड की बात करूं तो क्रॉस वोटिंग काफ़ी नज़र आई। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी में भी कुछ लोगों ने क्रॉस वोटिंग की, इस तरह की खबरें भी उभर के सामने आई। देश दीपक वर्मा जी, मैं आपसे एक यहाँ पर तकनीकी बात और समझना चाहता हूँ, क्योंकि शिवसेना का जो मामला है, महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार चली गई, उद्धव सरकार चली गई वहां से, लेकिन अब बात आ गई है दिल्ली में। दिल्ली में भी जो शिवसेना संसदीय दल है, इस तरह की जो खबरें सामने आ रही हैं कि वो भी विभाजन के तौर पे सामने उभर के बात आ रही है, इसका तकनीकी पहलू आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी दल का जो एक विखंडन अगर होता है, अगर कोई विभाग होता है, तो कहते हैं कि उसका जो विभाजन है वो जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, जो पार्टी है और जो राज्य है, उनमें सब में होने पर ही इलेक्शन कमीशन दोनों ग्रुप्स को अलग अलग रिकॉग्नाइज करता है जी। जहां तक एंटी डिफेक्शन का प्रश्न है, अगर जैसा कि मालूम है आपको कि अगर 2/3 मेंबर्स जी, अगर वो किसी नए दल को ज्वाइन करते हैं या अपना अलग ग्रुप बना लेते हैं, तो वो एंटी डिफेक्शन से प्रभावित नहीं होते हैं। अब ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितनी संख्या में कितने लोग इस दल में या इस ग्रुप में या उस ग्रुप में जाते हैं जी, और उस ग्रुप को का जो इस तरह का जो विभाजन होता है, उसको जो हमारे अध्यक्ष होते हैं, जी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उसकी स्वीकृति मान्य होगी। बट जहाँ तक राज्यसभा के उपराष्ट्रपति का और राज्यसभा अध्यक्ष के चुनाव का प्रश्न है, जी, उपराष्ट्रपति के, तो उसमें तो ये प्रश्न इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि जो विप इसमें लागू, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव में विप लागू नहीं किया जा सकता, विप जारी नहीं किया जा सकता जी, और विप मेंबर्स पे लागू नहीं होता। तो चूंकि ये व्यवस्था है, तो मेरा ख्याल है राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के चुनाव में इसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन जरूर इसका राजनीति पे, महाराष्ट्र की राजनीति में और पूरी देश की राजनीति में इसका दूरगामी प्रभाव होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ।
जी। प्रदीप कौशल जी, बात शिवसेना की मैं और समझना चाहता हूं, क्योंकि ये बात ठीक है कि विप इसमें जारी नहीं होता, लेकिन संजय राउत जी आज शरद पवार जी के साथ कंधे से कंधा मिला के मार्गारेट अलवा जी के साथ खड़े हुए थे। लेकिन खबरें इस तरह की हैं कि 1 दर्जन के आसपास जो शिवसेना के सांसद हैं वो शिंदे गुट के साथ जा सकते हैं। ये तस्वीर क्या दिखा रही है? ये तस्वीर दिखा रही है कि जो विभाजन राज्य के स्तर पर विधायकों में हुआ, वही उसी प्रकार से विभाजन केंद्र में भी दोनों जो सदन हैं उनके अंदर दिखाई देगा। तो उसके चलते हुए एक तो ये परिवर्तन आपने देखा होगा कि पहले द्रौपदी मुर्मू जो हैं उनके लिए तो पूरी शिवसेना ने समर्थन दिया, शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भी समर्थन दिया, तो वो विभाजन जो है वो ढका रहा। लेकिन उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में जो उद्धव ठाकरे के साथ लोग हैं वो वोट करेंगे मार्गारेट अलवा को, और जो दूसरे लोग हैं जो मुख्यमंत्री शिंदे के साथ हैं वो लोग पूरे तरीके से वोट करेंगे जगदीप धनखड़ जी के लिए। तो मुझे लगता है कि जो औपचारिकताएं हैं विभाजन की, शिवसेना उस तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है कि ये विभाजन जो है वो कानूनी तौर पर भी होगा। लेकिन जहाँ तक वोट का सवाल है, जैसे देश दीपक जी उल्लेख कर रहे थे कि व्हिप तो जारी होता नहीं, तो ये तो आधार नहीं हो सकता कार्रवाई का, लेकिन कालांतर में ये सब होगा। पर जहाँ तक पार्टी के विभाजन का प्रश्न है तो वो तो इलेक्शन कमीशन और मुझे लगता है पूरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जाएगी। लेकिन राज्यसभा और लोकसभा के भीतर शिवसेना के 2 धड़े दिखाई देंगे। जी, बिल्कुल वो तस्वीर देखने को मिल भी रही है। आज जिस तरह से संजय राउत शरद पवार जी के साथ मार्गारेट अलवा जी के साथ खड़े हुए नजर आए, समर्थन करते हुए नजर आए। शिंदे गुट के सांसद सदस्य, उसमें कितने सांसद सदस्य होते हैं ये समय बताएगा जब संख्या सामने आएगी। लेकिन एक तस्वीर उभर के सामने आ रही है कि शिवसेना संसदीय दल में भी विभाजन दूर नहीं है, बस उसकी औपचारिकता होना बाकी रह गई है। मनोज जी, मैं आपसे आम आदमी पार्टी की थोड़ी सियासत समझना चाहता हूं। राष्ट्रपति के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने अंतिम समय में अपने पत्ते खोले। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या भूमिका आप देखते हैं केजरीवाल पार्टी की? नहीं, असल में जिस तरह की वो राजनीति करते हैं उसमें वो शुरू से उनका भी स्पष्ट, जो कि दिल्ली में जो हम लोग हैं और वर्षों से यहाँ देख रहे हैं, उसमें ये कि जो वोट उनके साथ जुड़ा है वो वोट तो 100% कांग्रेस का वोट है जी। इसलिए वो कांग्रेस को से करीबी रिश्ता तो किसी रूप में रखना नहीं चाहेंगे। लेकिन इधर बीच में उनके सलाहकारों ने या उनकी ये समझ में आया है कि बीजेपी के साथ हर बात पे लड़ने से शायद उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ेगी, तो इसलिए उन्होंने हर बात पर विरोध करना शुरू किया है और ये दिखाने की कोशिश की है कि हम एंटी बीजेपी हमारी सरकार चल रही है। तो मुझे लग रहा है इसीलिए जो आप कह रहे हैं कि ये आखिर में वो तय नहीं कर पाते कि हम किसके साथ जाना हमें ठीक रहेगा, और अंतोगत्वा उनको ये लगा राष्ट्रपति चुनाव में कि अगर एनडीए के साथ जाएंगे तो ज़्यादा हमारा एक्सपोजर होगा, इसलिए उन्होंने एनडीए के साथ जाने के बजाय कांग्रेस समर्थक जो यूपीए विपक्ष के उम्मीदवार थे उनको वोट देना किया है। और मुझे लग रहा है कि इस चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो वो शायद ही जगदीप धनखड़ को समर्थन दें, क्योंकि इस चुनाव में मुझे लग नहीं रहा है कि एक तो उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक एक वोट की कीमत होती है। और मुझे लग रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में जैसे जगत प्रकाश नड्डा जी जो अध्यक्ष हैं और राजनाथ सिंह जी ने कोशिश की कि सब एक हो जाएं, उपराष्ट्रपति चुनाव में मुझे लग रहा है कि भाजपा को ऐसी बहुत गरज भी नहीं है, लेकिन चुनाव है इसलिए वो सबसे अपील तो करेंगे ही कि वोट हमें दें। अपील करेंगे। मैं देश दीपक वर्मा जी आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि अंतर आत्मा का सवाल, अंतर आत्मा की आवाज पर वोट जाहिर तौर पे इसका हर चुनाव में इस्तेमाल होता है। राष्ट्रपति चुनाव में भी हमने देखा और इसमें भी एक तरह से कुछ नेताओं ने यह बात कही है कि अंतर आत्मा की आवाज पे कुछ लोग वोट देंगे, कुछ इधर देंगे, कुछ किधर जाएंगे, कुछ पता नहीं। अंतर आत्मा की आवाज पर वोट, जब स्थिति बिल्कुल साफ हो, हार जीत साफ दिख रही हो, आपको इस शब्द की कुछ अहमियत लगती है?
मैं समझता हूँ कि अगर स्थिति साफ भी है जी तो अंतरात्मा को नकारा तो नहीं जा सकता। जी तो बिल्कुल। अगर कोई अंतरात्मा को की पुकार कर रहा है तो आप उसको मना तो नहीं कर सकते हैं। जी लेकिन कई बार ये बातें जो बड़े स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग का पार्ट होता है। जी और पॉलिटिकल पोस्चरिंग में शायद कई बार राजनीतिक परिदृश्य में चीज़ें तय होती हैं। विभिन्न दल, जैसा अभी आप कह रहे थे कि आप पार्टी, उसकी संख्या कम है लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल पोस्चरिंग की आवश्यकता जी है, तो वो अपने पॉलिटिकल पोस्चरिंग के, अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के हिसाब से पोस्चरिंग करता है। अब उसको आप अंतरात्मा की आवाज़ का नाम दें या कोई और नाम दें, ये जी अलग बात है। बट सच्चाई यही है कि राजनीति में अंतरात्मा की जो आवाज़ है, वो उसके आधार पे अगर कोई सोचे कि अब वोट दिए जा रहे हैं, तो शायद वो सच नहीं है। जी अंतरात्मा की आवाज़ उसका केवल बाहरी कवच है, अंदर उसमें ठोस राजनीति है जिसके आधार पे निर्णय दिए जाते हैं। तो जी मैं समझता हूँ कि इस समय, और ख़ास करके राज्यसभा के चुनाव में, जी लोकसभा के उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में तो तब भी कुछ कहा जा सकता था। पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में मैं समझता हूँ कि ये डिस्कशन और ये विमर्श बेमानी है। और चूँकि स्थिति एकदम स्पष्ट है, बहुत बड़ी संख्या का अंतर है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसकी वजह से परिदृश्य में या परसेप्शन में कोई अंतर आने वाला है। जी बिल्कुल, देश दीपक वर्मा जी, ठीक कहा आपने कि राजनीति में एक एक अपनी छवि का भी सवाल आता है। एक तरह से आप क्या सियासी संदेश देना चाहते हैं, आपके सियासी टारगेट क्या हैं, आप कैसे अपने समीकरण को बनाना चाहते हैं, क्योंकि राज्यों की राजनीति का भी सवाल है और भविष्य की राजनीति का भी सवाल है। इसलिए अंतर आत्मा की आवाज पर वोट, इस तरह की अपील भी सियासी दृष्टि से दी जाती है। ये भी एक प्रकार की रणनीति होती है। इसका कितना असर होता है, कितना नहीं होता है, ये परिणाम बताते हैं। बहरहाल 6 अगस्त को मतदान होगा और परिणाम सामने आएंगे, तब पता लगेगा कि विपक्ष का उम्मीदवार कितना भारी पड़ा और एनडीए उम्मीदवार ने कितने वोट उम्मीद से ज्यादा हासिल किए। बहरहाल देश दीपक वर्मा जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। प्रदीप कौशल जी, मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।